नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेस है डिसिप्लिन एंड अपील रूल, D&AR रूल पे 1968 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो D&AR रूल पे आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें करीब 70-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इनको जो है कंपाइल किया है एक वीडियो बनाने में। तो D&AR रूल 1968 जो कि 1 अक्टूबर 1968 से मतलब लागू हुए थे। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे सारे वीडियो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि LDC का एग्ज़ाम में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं 100%। तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो अंत तक बने रहिए, कोशिश करूँगा कि मेन सारे ऑब्जेक्टिव उसमें कवर हो जाए। तो चलिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, डैश फार्म इज इशू टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। IO के लिए SF7 इशू किया जाता है और PI के लिए SF8 इशू किया जाता है। SF11B फॉर्म इज इशूड फॉर SF11 जो होता है माइनर पेनल्टी के लिए, SF11A, SF11B। तो SF11B किस लिए हो जाता है? SF11B माइनर पेनल्टी इशू की, अगर उसको इनिशियली उसको मेजर पेनल्टी इशू कर दी थी और अगर बाद में उसको माइनर पेनल्टी देना है तो उसको SF11B इशू किया जाता है। पीरियड ऑफ अपील अंडर रूल D&AR रूल इस अपील करने के लिए कितने दिन का रूल दिया हुआ है? 45 डेज का अपील में आप अपील कर सकते हैं अगर आपको कोई चार्जशीट मिली है, पनिशमेंट मिला है तो। अब डेज एंड डेज फॉर्म आर यूज फॉर इशूइंग मेजर एंड माइनर पेनल्टी के लिए कौन कौन से फॉर्म यूज किए जाते हैं? तो सभी को पता है कि माइनर के लिए SF11 और मेजर के लिए SF5। अब माइनर पेनल्टी कैन बी गिवन ऑन इशूइंग ऑफ SF5। SF5 दे के माइनर पेनल्टी दी जा सकती है क्या? नहीं, मतलब SF5 अगर दिया है और हाँ, माइनर पेनल्टी दी जा सकती है अगर SF5 दे के उसको माइनर पेनल्टी को कम कर किया जा सकता है। एम्प्लॉय रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस कैन बी इश्यूड पास फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय अपीलेट अथॉरिटी। मतलब एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया गया है और उसको अगर पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसे स्पेशल पास दिया जा सकता है। तो हाँ, दिया जा सकता है, यस। नेक्स्ट है 7 नंबर, सस्पेंशन कम्स अंडर रूल नंबर 5 ऑफ D&AR। तो रूल नंबर 5 में सस्पेंशन के बारे में दिया है, इट इज़ राइट, करेक्ट है। सस्पेंशन इज अ पेनल्टी। तो दोस्तों सस्पेंशन का पेनल्टी है क्या? तो नहीं, सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, तो इसको एक पेनल्टी नहीं बोला जाएगा। अब इस D&AR एप्लीकेबल फॉर अप्रेंटिसेस, जो लोग अप्रेंटिस करते हैं रेलवे में, क्या उन लोगों के लिए D&AR अप्लाई है? तो ये नहीं रहेगा। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ D&AR, जैसा मैंने बताया था 1 अक्टूबर 1968 से जो D&AR इफेक्ट हुआ था, तो 1/10/1968 से। प्रमोशन बी डन ड्यूरिंग द पेनल्टी आर विथहोल्डिंग द प्रिविलेज पास या PTO। प्रमोशन टू बी डन किया जा सकता है ड्यूरिंग द पेनल्टी, मतलब अगर मान लो उसको पेनल्टी दी है, विथहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास एंड PTO की अगर उसको पेनल्टी दी है तो क्या उस कंडीशन प्रमोशन दिया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, यह दिया जा सकता है प्रमोशन। प्रमोशन भी डन ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग प्रिविलेज एंड पास PTO। सर ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये इसका रोल नंबर जो है 9 में दिया हुआ है कि अगर विथहोल्डिंग या प्रिविलेज पास PTO है तो उसको प्रमोशन दिया जा सकता है, रोल नंबर 9 में। अब देखते हैं 13 नंबर में, अंडर हुज सिग्नेचर इफ SF3 इज इशू। SF3 जो इशू किया जाता है वो किसके सिग्नेचर से? तो इसमें SF3 दिया जाता है दोस्तों सब्सिस्टेंस अलाउंस से, जब एम्प्लॉय सस्पेंडेड हो, सस्पेंशन में हो, और उस समय अगर वो कोई रोजगार नहीं कर रहा है, इसका रिटर्न में देना पड़ता है, उसके लिए SF3 दिया जाता है। तो सस्पेंडेड एम्प्लॉय का इस पर साइन होता है। फॉर व्हाट पर्पज इज SF3 यूज? SF3 क्यों यूज किया जाता है? तो ये है कि क्लेमिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब आप ड्यूरिंग सस्पेंशन आप कुछ और काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता के लिए जो क्लेम करने के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए SF3 भर के देना होता है।
व्हाट डज SF3 शो? SF3 शो क्या करता है? तो SF3 एक सर्टिफिकेट होता है जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय के लिए कि वो उस पीरियड में अनएम्प्लॉयड है, वो कोई और काम नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, इसके लिए उसको निर्वाह भत्ता मतलब सब्सिस्टेंस अलाउंस देना के लिए एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉय के द्वारा दिया जाता है। वेदर सस्पेंशन इज अ पनिशमेंट? तो क्या सस्पेंशन एक पनिशमेंट है? तो सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, तो फॉल्स रहेगा आंसर। अब देखते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? तो सस्पेंशन के लिए यूज किया जाएगा SF1 और डीम्ड सस्पेंशन के लिए किया जाता है SF4। SF2 होता है रिवोक करने के लिए। वेदर बोनस कैन बी पेड तो एम्प्लॉय ड्यूरिंग सस्पेंशन के दौरान बोनस दिया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। सस्पेंशन के दौरान नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब वो एम्प्लॉय सस्पेंशन से वापस जब आएगा, रीस्टेट करेगा अपनी ड्यूटी को, उस समय उसको दिया जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF4 दिया, डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 और रिवोक करने के लिए SF4 दिया जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन? तो ये SF4, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। SF2 डीम्ड सस्पेंशन और उसके बाद में 1 में तो होता है सस्पेंशन, 2 में होता है डीम्ड सस्पेंशन और 4 में हो जाता है रिवोकेशन, मतलब 1 2 का 4। व्हाट अमाउंट इज गिवन एज सब्सिस्टेंस अलाउंस? कितना अमाउंट दिया जाता है? तो 50% ऑफ लास्ट पे सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। हु इज गिवन सब्सिस्टेंस अलाउंस? सब्सिस्टेंस अलाउंस किसको दिया जाता है? सस्पेंडेड एम्प्लॉय को। और ये 50% जो है ये 3 महीने के बाद रिव्यू किया जाता है। 3 महीने में के बाद इस 50% का जो पे मिल रहा था उसका भी 50% या तो रिड्यूस किया जा सकता है या इंक्रीज किया जा सकता है। विच डिडक्शन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस? सब्सिस्टेंस अलाउंस में से कौन सा डिडक्शन प्रोहिबिटेड है? तो कोर्ट अटैचमेंट, प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट अगर है तो उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, वो उसको नहीं कर सकते डिडक्शन। अंडर विच रूल ऑफ DAR एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड? कौन से रूल के अनुसार सस्पेंडेड किया जाता है? तो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में दिया हुआ सस्पेंशन के बारे में। अब देखते हैं 25 में, फॉर व्हाट पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन? एक एम्प्लॉय को अंडर डीम्ड सस्पेंशन मानने के लिए कितने घंटे का पीरियड का जो डिटेंशन का पीरियड उसका कंसीडर किया जाएगा? तो एक्सीडिंग 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए अगर वो डिटेन किया गया है, कस्टडी में गया है, तो he would be considered as a deemed suspension. What is the percentage subsistence allowance that can be increased or decreased to administrative reason? क्या कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज? तो 50% ऑफ, मतलब 25%। कुल मिला के जैसे जो 50% मिल रहा था उसका 50%, मतलब ओवरऑल का पेमेंट का 25% इंक्रीज किया जा सकता है, 25% डिक्रीज किया जा सकता है। हु इज द कॉम्पिटेंट इज इशू टू प्रिविलेज पास टू सस्पेंडेड एम्प्लॉय? सस्पेंडेड एम्प्लॉय को कौन प्रिविलेज पास दे सकता है? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वही देगा। व्हाट डज द NIP स्टैंड फॉर? NIP किस लिए होता है? नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, नोटिस ऑफ इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। व्हाट इनक्लोजर आर मैंडेटरी विथ SF11? SF11 के साथ में जो है क्या मतलब इनक्लोजर्स रहेंगे? द कॉपी ऑफ चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पुटेशन, इसके साथ में फॉर्म रहेगा। और वही SF5 रहा तो उसके साथ में 4 एनेक्सर्स लगे रहते हैं उसके साथ में। अब 30 नंबर देखते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज़ बीन सेंटेंस्ड फॉर कोर्ट टू जेल अंडर विच रूल ऑफ DNR कैन ही बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस? तो रूल नंबर 14 के अनुसार अगर मान लो कोई एम्प्लॉय हैज़ बीन सेंटेंस बाय द कोर्ट टू जेल अगर भेजा गया है, तो उसको ऐसे रूल नंबर 14 के अनुसार उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। एन अपील टू पनिशमेंट इम्पोज बाय DRM कैन बी मेड टू GM? अपील DRM के द्वारा परमिशन अगर पनिशमेंट दिया है तो उसके अपील क्या GM को कर सकते हैं? इट इज़ ट्रू। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट DAR इंक्रीज एंड डिक्रीज पनिशमेंट? इंक्रीज और डिक्रीज करने का पनिशमेंट का DNR के कितना टाइम लिमिट दिया गया है? मतलब कितने पीरियड के लिए इंक्रीज कर सकता है, कितने के लिए डिक्रीज? तो 6 मंथ के लिए उसको डिक्रीज कर सकता है, और 6 मंथ के लिए इंक्रीज पनिशमेंट किया जा सकता है, और 1 ईयर के लिए डिक्रीज किया जा सकता है।
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ NIP. फॉर्म इज इशू टू नॉमिनेट प्रेजेंटिंग ऑफिसर. प्रेजेंटिंग ऑफिसर को करने के लिए कौन सा फॉर्म? SF7 और SF8 दिया जाएगा उसको. SF8, SF7 इन्वेस्टिगेशन IO के नॉमिनेशन के लिए होता है और SF8 प्रेजेंटिंग PO के लिए होता है. अंडर D&AR इंक्वायरी ऑफिसर हैज़ द राइट टू कॉल विटनेस वेदर इट इज़ एडमिसिबल इन द विटनेस एक्ट. तो D&AR में उसको कॉल करना D&AR के अंदर में आता है, तो ये सही है. नेक्स्ट समझ लेते हैं. अंडर द व्हाट रूल द एम्प्लॉय कैन डिसमिस फ्रॉम सर्विस विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस जो है दोस्तों कि अगर बिना किसी इंक्वायरी के किसी एम्प्लॉय को रिमूव या डिसमिजल मतलब जॉब से सर्विस से उसको निकाला नहीं जा सकता है, तो ये होता है नेचुरल जस्टिस. तो नेचुरल जस्टिस का इसमें एक रूल दिया हुआ है जिसके अनुसार नेचुरल जस्टिस उसको दिए बिना ही उसको रिमूव किया जा सकता है. वो रूल नंबर 14 का सेकंड. रूल नंबर 14 का सेकंड में अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर लगा दिया जाता है तो उसको डायरेक्ट बिना इंक्वायरी के उसको रिमूव किया जा सकता है. ये रूल नंबर 14 ये 14(2) में लिया हुआ है. इसकी अलग अलग कंडीशन होती है, उस कंडीशन में देखने के बाद ही उस पर किया जाता है. व्हेन इज सील्ड कवर प्रोसीजर अलाउड. सील्ड कवर प्रोसीजर कब अलाउ किया जाएगा? जब एम्प्लॉय सस्पेंड. व्हेन इंक्वायरी अंडर गोइंग एंड अंडर सस्पेंशन. जब इंक्वायरी चल रही है और वो अंडर सस्पेंशन है. इस वेलफेयर इंस्पेक्टर में भी परमिटेड टू वर्क एज ए डिफेंस लॉयर इन D&AR केस. कर सकता है क्या? तो यस, बट दैट केस शुड नॉट बी डील्ड बाय हिम प्रीवियसली. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी केस को उसी वेलफेयर इंस्पेक्टर के द्वारा डील किया गया हो प्रीवियसली पहले. हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द अपील अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर कैन बी मेड टू. की जा सकती है कि अपील प्रेसिडेंट के ऑर्डर के खिलाफ? तो नो अपील कैन बी मेड. प्रेसिडेंट के आगे आप किसको अपील करेंगे? रूल नंबर 40, एन एम्प्लॉय इज इम्पोज पेनल्टी विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट बट द पनिशमेंट हैज नॉट बीन इफेक्टेड. कैन द एम्प्लॉय बी प्रमोटेड? अगर मान लो उसको विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का पनिशमेंट दिया है और वो उसको पनिशमेंट इम्फेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या एम्प्लॉय को प्रमोट किया जा सकता है? तो जहाँ जी हाँ दोस्तों, उसको प्रमोट किया जा सकता है. इट इज़ ट्रू. विच SF इज इशूड फॉर इशूइंग चार्जशीट टू अ रिटायर्ड एम्प्लॉय. के लिए चार्जशीट कौन सा नंबर दिया जा सकता है? तो रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए चार्जशीट दिया जाएगा SF14. टोटल 14 SF होती है दोस्तों, ध्यान रखना कभी भी. टोटल SF1 SF2 इस तरह से टोटल SF14 होती है, जिसमें भी 10A 10B है, 11A 11B है. इस तरह से SF14 तक लास्ट नंबर है, SF15 नहीं है. विच फॉर्म इज इश्यूड फॉर कॉमन प्रोसीडिंग इन D&AR प्रोसीडिंग. कौन सा कॉमन प्रोसीडिंग के लिए कौन सा दिया जाएगा? कॉमन प्रोसीडिंग के लिए दिया जाता है SF10. फॉर एनी मेंबर. आपको मतलब इंडिया D&AR इज नॉट अप्लीकेबल. ऐसे कौन से 4 मेंबर हैं जिनके ऊपर D&AR अप्लाई नहीं होता है? तो उसके लिए है RPF पे D&AR अप्लाई नहीं होता, कैजुअल लेबर पे नहीं होता. फॉर द प्रेसिडेंट हैज़ ग्रांटेड एग्जेम्पशन, जिसको प्रेसिडेंट ने छूट दी गई है. और एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो मेंबर है उनके ऊपर ही लागू नहीं होता. अंडर विच D&AR इज प्रोग्रेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी गिवन. किस रूल के अनुसार मेजर पेनल्टी दी जाती है? तो मेजर पेनल्टी दी जाती है रूल नंबर 9 के. विच प्रोविजन फॉर पेनल्टी इज गिवन. इन विच रूल्स प्रोविजन फॉर पेनल्टी गिवन. रूल नंबर 6 में सारी पेनल्टीज के बारे में दिया हुआ है. अंडर विच रूल द प्रोविजन ऑफ गिविंग रिविजन. रिविजन कौन से रूल में दिया हुआ है? रूल नंबर 25. अंडर विच रूल D&AR प्रोविजन फॉर रिव्यू गिवन. रिविजन दिया हुआ है 25 में और रिव्यू दिया हुआ है 25A में. हाउ मेनी एनेक्सर्स शुड बी अटैच्ड विद चार्जशीट फॉर मेजर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी. माइनर पेनल्टी में कोई एनेक्सर नहीं लगा रहता, लेकिन मेजर पेनल्टी में 4 एनेक्सर रहते हैं, उसमें 4 एनेक्सर्स. नंबर 49. इन द एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर पेंशन व्हेन द कंपल्सरी रिटायरमेंट फॉर फ्रॉम सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर सर्विस. 12 ईयर की सर्विस हो गई है और उसको एलिजिबल फॉर पेंशन. क्या वो पेंशन के लिए एलिजिबल रहेगा? व्हेन ही इज़ कंपल्सरी. उसको रिटायर अगर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उसको 12 ईयर सर्विस हो गई है, तो क्या रहेगा? हाँ, यस रहेगा, क्योंकि कंप्लीजन सर्विस कंप्लीजन की 10 ईयर की लिमिट है. तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशन यस 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस उसने पूरी कर ली हो, बीच में कोई एब्सेंट का पीरियड इस टाइप का ना रहा हो.
A group D employee who has been imposed punishment of removal from service, assistant engineer can submit his revision to किसी assistant engineer. A group D employee who has been imposed punishment, उसको punishment किया है of removal from service by the assistant engineer के द्वारा उसको रिमूवल कर दिया गया है, तो द कैन सबमिट हिज रिवीजन टू, क्या वो अपनी रिवीजन के लिए दे सकता है, किसको दे सकता है, तो वो सीनियर DEN, सीनियर DEN को वो अपील कर सकता है, क्योंकि वो उससे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो उससे हायर ग्रेड पे. अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिमूव एनीवन फ्रॉम हिज पोस्ट. कौन से आर्टिकल के दौरान के कारण जो है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो रिमूव कर सकती है यानी एम्प्लॉय को, तो ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के 1 के अनुसार वो उसको रिमूव कर सकता है. इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस मेंशन, नेचर प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस किसमें मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 311 का 2, 311 के 1 में रिमूव किया है, 311 के 2 में नेचुरल जस्टिस का मेंशन किया हुआ है. टू होम विल एन अपील मेड द पोस्ट अपीलेट अथॉरिटी फॉल्स वैकेंट. अगर मान लो पोस्ट अपीलेट वैकेंसी जिस पे आपको वैकेंट मतलब अपील करना है, अगर वो वैकेंट है तो क्या करेंगे, तो उसके नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, जो अपीलेट अथॉरिटी है उससे हायर अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हो. कैन कंपल्सरी कॉम्प्लीमेंट्री पासेज विथहेल्ड अंडर DNAR, नहीं, तो ये जो है DNAR के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री पासेज को विथहोल्ड नहीं किया जा सकता है. 55 अंडर विच DNAR रूल कैन बी अपील टू मेड टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास अपील अगर करना है तो आप किस रूल के अनुसार कर सकते हो, रूल नंबर 31 के. व्हाट इज द लिमिट फॉर अपॉइंटिंग एन ARE, टाइम लिमिट. ARE को अपॉइंट करने के लिए कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है, तो विद इन 20 डेज आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, या फिर के अनुसार इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होने के 20 दिन के भीतर ARE का अपॉइंट करना जरूरी होता है अगर करना है तो. विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशू फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, ये तो दोस्तों सभी लोगों को पता होगा माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा फॉर्म इसे 11 यूज़ किया जा सकता है. अंडर विच DNAR रूल एन अपील कैन बी मेड, अपील कौन से रूल के उसमें कर सकते हो, अंडर विच रूल नंबर 18 में अपील कर सकते हो. ये चीज़ ध्यान रखना हो, अपील करना है तो रूल नंबर 18 में, रिवीजन करना है तो रूल नंबर 25 में, और रिव्यू करना है तो रूल नंबर 25A में, और प्रेसिडेंट को अगर अपील करते हो प्रेसिडेंट के पास तो वो रूल नंबर 31 में. हाउ मेनी पीरियड कैन बी एम्प्लॉय बी अलाउड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर व्हेन पनिशमेंट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट हैज़ बीन पुट इम्पोज. कितने पीरियड के लिए, तो ये है दोस्तों 4 महीने के लिए और नॉर्मल रेंट पर. अब 60 नंबर इज द विडो इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपेशनेट अलाउंस इफ द हर स्पाउस हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस अंडर DNAR हैज़ बीन सैंक्शन कंपेशनेट अलाउंस. अगर कंपेशनेट अलाउंस उसका सैंक्शन किया गया है तो उसको कंपेशनेट, तो विडो से ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपेशनेट अलाउंस, उसको भी विडो को मिलेगा कंपेशनेट अलाउंस, तो यह सही है. जो अगर एम्प्लॉय को दिया है तो उसको भी मिलेगा. अंडर विच DNAR रूल इज कॉमन प्रोसीडिंग वेयर मोर देन 1 एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इनिशिएटेड, मतलब जिस कॉमन प्रोसीडिंग में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर कौन से रूल के किया जाता है, तो ये रूल नंबर 13 में आता है. एक से ज़्यादा लोगों पर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो रूल नंबर 13. विच काइंड ऑफ पेनल्टी सीनियर स्केल ऑफिसर कैन इम्पोज एंड अप टू विच ग्रेड पे एम्प्लॉय. सीनियर स्केल, जूनियर स्केल और सीनियर स्केल, जो सीनियर स्केल एम्प्लॉय अगर मान लो ऑफिसर है तो वो इम्पोज कर सकता है, और किस ग्रेड के लिए, तो लेवल 5 तक के लिए सीनियर स्केल कर सकता है. और पेनल्टी, जो पेनल्टी 1 से लेकर 6 तक पेनल्टी है वो इम्पोज कर सकता है. अगर 6 के बाद 7 और 8 और 9 ये अगर देना है तो वो जो है कौन देगा, वो नहीं दे सकता, मतलब उस लिमिट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस. रिमूवल और डिसमिसल क्या होता है, रिमूवल होता है दोस्तों कि एम्प्लॉय को गवर्नमेंट जॉब से मतलब रेलवे से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो दूसरी जगह किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एलिजिबल रहता है उसको. लेकिन अगर डिसमिस कर दिया गया है तो वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं रहता, उसको मतलब डिवार्टेड कर दिया जाता है.
अब देखते हैं वेदर द अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनिंग अथॉरिटी कैन चेंज डिसमिजल रिमूवल फ्रॉम सर्विस इन द अपील रिविजन ऑफ री एंगेजमेंट इन सर्विस। तो अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी कर सकता है क्या? तो यस, ये अपने उनके डिस्क्रेशन पावर है उनके पास, वो कर सकते हैं उसको रीइंस्टेट या री एंगेजमेंट। विच काइंड ऑफ पेनल्टीज असिस्टेंट स्केल ऑफिसर कैन इम्पोज एंड अप टू विच ग्रेड पे ऑफ एम्प्लॉय। असिस्टेंट स्केल का ऑफिसर किस लेवल के तक के एम्प्लॉय को और क्या क्या कितना पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है? तो अप टू लेवल 4 तक कर सकता है, और पेनल्टीज अप टू 1 to 5। पेनल्टी 1 से लेकर 5 तक दे सकता है, और लेवल 4 तक के एम्प्लॉय को चार्जशीट इम्पोज कर सकता है। हाउ मेनी पेनल्टीज आर देयर इन DNAR 1968? 1968 में टोटल 11 है, अगर देखा जाए तो 11 है, नंबर देखा जाए तो 11 है, लेकिन 3 नंबर की जो पेनल्टी है उसमें 3A और 3B है। तो अगर या तो 9 लिखा आएगा या फिर 11 आएगा, तो जो भी आंसर आएगा इसमें से आप 9 कर, अगर 9 11 नहीं है तो 9 करना, अगर 9 नहीं रहेगा तो 11 करना। टोटल 11 है नंबर अगर देखा जाए तो। इज ट्रेवलिंग अलाउंस एडमिसिबल टू सस्पेंड एम्प्लॉय फॉर अटेंडिंग इंक्वायरी आउटसाइड हिज हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर से अगर बाहर जाता है तो उसको ट्रेवल के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा क्या? तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेवलिंग अलाउंस उसको दिया जाएगा। तो ये थे दोस्तों 67 क्वेश्चन मैंने मतलब का एक ये कंपाइल करके एक वीडियो में बनाया है। तो ये सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन थे जो कॉमन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों DNAR पर मेरा ये प्रयास कि सारे कुछ ऑब्जेक्टिव को किसी तरह कवर किए जाए, ताकि जो भी मतलब आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव 100% ऑब्जेक्टिव राइट, उसमें आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट एक हेल्प मिल सकती है। तो ये इस प्रयास को अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, और अगर आप वीडियो आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल अगर होती है, तो आप प्लीज़ मेरे मतलब वीडियोस को लाइक करें, और अगर और किसी व्यक्ति को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनको उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करें, लिंक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा वो आपको के तक पहुँचती रहेगी। तो ये था वीडियो का अंत दोस्तों मेरा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट।